हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज। जितने भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। एक अभी एग्जाम मिड टर्म एग्जाम हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक, वनस्पति विज्ञान है ये। क्या है? बॉटनी। बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिखा है, जो आपको दिख रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। संभवतः ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का है। किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने भेजा था ग्रुप पे ये पेपर। अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अभी तक जितनी यूनिट में जितना कुछ पढ़ाया था सब सीधे वही पूछा गया है। और एक मैंने बॉटनी मिड टर्म के नाम से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि कौन से आने वाले हैं। सेम वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को विश्वास करना चाहिए चीज़ों पे। ठीक है, और करते भी हो आप लोग। ठीक है, तो आज हम इनका उत्तर भी देखेंगे, इनका आंसर आपको बताएंगे, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम ये दिए हैं वो भी अपना मैच कर सकें आंसर। और जिनका अभी जिस यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ पेपर होने वाला है, तो वो बच्चे भी ये क्वेश्चन तैयार कर लें। ठीक, तो इनका आंसर भी हम बताएंगे। इसी साल का है ये मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022, और आगे लिखा है 2023 जो कि कटा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, टाइम 1 घंटे का था। 1 घंटे के टाइम में ये पेपर करना था। छोटे छोटे क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, पहले हम ये वाले क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिसमें एक वर्ड लिखना है सिर्फ। पैरासेक्सुअल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 3 यूनिट तक आप तैयार करिए। 3 यूनिट, कई सारे यूट्यूब चैनल वाले बोले हैं कि आप मात्र 2 यूनिट का तैयार कर लीजिए मिड टर्म के लिए, लेकिन मैंने साफ शब्दों में बोला था 1 से 3 यूनिट तक आप तैयार करिए। प्लस एक बात और मैंने बोला था कि ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम होता है, सब में एक जैसा लागू नहीं होता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हों, अभी तक पढ़ा दिए हों टीचर, तो उन पूरे यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही मैंने बताया था आपको, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, कि जितनी यूनिट आपके कॉलेज में कंप्लीट हो गई उतने से आपका इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 यूनिट से यूनिट 4 तक पूछा गया है। यूनिट 4 तक आपको पता ही होगा भाई, सिलेबस तो जानते ही होंगे। 4th यूनिट माइकोलॉजी है जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं। 3rd यूनिट हमारी फाइकोलॉजी है, एल्गोलॉजी भी बोलते हैं उसको, जिसमें एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड वाली है माइक्रोबियल वर्ल्ड। और फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम माइक्रोस्कोपिक टेक्निक वगैरह पढ़ते हैं। तो टोटल 4 यूनिट से पेपर पूछा गया है। पेपर बहुत आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था। जितने मैं देखो, मैंने 3 यूनिट भी आपको पढ़ाया है सिर्फ। 3 यूनिट से सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको पढ़ाए हुए। कोई भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं था, सब कुछ कवर किया था। पैरासेक्सुअल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई। ये जो पैरासेक्सुअलिटी होती है फंजाई में आपको देखने को मिलती है। किसमें? फंजाई। ठीक है, हिंदी में बोले तो कवक, जिसको हम कवक बोलते हैं, तो फंजाई में मिलती है। इसको किसने डिस्कवर किया था? गुइडो पेंटिकोरो। गुइडो, ये अलग अलग है नाम, पोंटी कोरो एंड एलेन रोपर। एलेन रोपर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया था, पैरासेक्सुअल साइकिल डिस्कवर किया था। सेकंड क्वेश्चन था, आप डेड डेस है आगे भरना है आपको, इज द लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरियोफाज पे क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था टेम्परेट बैक्टीरियोफाज होते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोफाज वाला आप लेक्चर देखे होंगे अगर। तो जो टेम्परेट बैक्टीरियोफाज का ग्रुप है, टेम्परेट फाजेज। ठीक, टेम्परेट फाजेस इज द लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफाज। जो टेम्परेट फाज होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं। भाई देखो, आपने ये जो लाइसोजेनिक वर्ड है इसको अच्छे से पढ़ा होगा। लाइसोजेनिक साइकिल होती है, 2 टाइप की साइकिल्स होती हैं वायरसेस में, देखने को मिलती हैं बैक्टीरिया में और बैक्टीरियोफाज में। एक होती है लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक जो कि पूछा ही गया है। दूसरी होती है लाइटिक साइकिल, लिटिक भी बोलते हैं इसको, लाइटिक साइकिल। ठीक, तो ये 2 साइकिल होती है।
दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे उसमें बताया भी था, इन दोनों साइकिल का जिक्र किया था कि इनको पढ़ के जाना। तो बस एग्जाम्पल पूछ लिया है कि टेम्परेट फाजेज में होते हैं, यही आपको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एल्गी में पिगमेंटेशन पढ़ाया था, एल्गी में पिगमेंटेशन का लेक्चर पूरा दिया था। पिगमेंटेशन, ठीक, कौन कौन से पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं, देखो वही पूछा गया। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, जाइए आप पिगमेंटेशन वाला लेक्चर देखिए, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमने कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का ही दिया था। इसमें आपको एग्जाम्पल हमने लिखवाया था क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। इसको आप चेक करिए, लेक्चर में देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट वाला ही करवाया था। बाकी उसमें स्पाइरल शेप होता है, कुछ में ओवल शेप होता है, हर टाइप का हमने करवाया है उसमें, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस आपका करवाते हैं। भले ही हम तीसरी यूनिट पे ही अभी क्यों नहीं है वो बात अलग है, लेकिन टॉपिक आपका नहीं छूटता। अगर सभी चीज़ें आप पढ़ोगे, सभी लेक्चर अटेंड करोगे, अभी ऊपर जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनको भी दिखाएंगे कहाँ से आए हुए हैं सब, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें था फिल इन द ब्लैंक में कॉमन नेम ऑफ सेकेरोमाइसिस। तो ये भैया तो सब कोई जानता ही है कि सेकेरोमाइसिस सेरेविसिस जो होता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ईस्ट, ठीक। ईस्ट जो है एक कॉमन नेम होता है सेकेरोमाइसिस का। तो ये तो भैया अगर एक एक नंबर का था तो 4 नंबर आपके कितने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्री में पा जाते हैं आप। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम्स पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। भैया हमने आपको बिल्कुल डिटेल में लाइव क्लास इसकी हुई थी और डिफरेंस भी मैंने बताया था। इसमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है, डिटेल में ग्राम स्टेनिंग नहीं बताना है, सिर्फ क्या बताना है आपको, यहाँ पे डिफरेंस बताना है, ठीक। आइए हम आपको डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक, ताकि जो स्टूडेंट हैं लिख के आए हैं पेपर अपना मैच कर लेंगे आंसर, उनको भी संतुष्टि मिल जाएगी, और जो जिनका पेपर होने वाला उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। जितने क्वेश्चन मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, 150 से लेकर 200 एंगस्ट्राम तक थिक हो सकती है। वहीं हम ग्राम निगेटिव की बात करें तो ये सेल वॉल ट्रिपल लेयर्ड होती है, मतलब यहाँ एक ही परत होगी सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ट्रिपल लेयर्ड होती है, बट वो 75 से 120 एंगस्ट्राम मोटी होती है, थिक। ये सिंगल लेयर्ड जरूर है लेकिन मोटी ज़्यादा होती है, ये 3 लेयर मिलकर भी उतना मोटाई नहीं गेन कर पाती है। सेकंड अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है इसका अमाउंट बहुत होता है, लगभग 80% होता है ऑफ द सेल वॉल, एंड द रेस्ट आर पॉलीसेकेराइड्स, टिकोइक एसिड्स परसेंट, लो इन लिपिड, लिपिड जो है 1 से 4% ही होता है। ये बात समझ में आई? पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकन जो होता है मैक्सिमम होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 80% सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इसके अलावा 1 से 4% तक लिपिड हो सकता है और कुछ मात्रा पॉलीसेकेराइड की होगी। टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? टिकोइक एसिड, और थोड़ा बहुत म्यूरेमिक एसिड भी होता है। हाईली रिस्पॉन्सिव टू ट्राइफेनिल मीथेन, मतलब अगर ट्राइफेनिल मीथेन ये केमिकल होता है जिसमें अगर बैक्टीरिया को रख दिया जाए ग्राम पॉजिटिव तो उसकी सेल वॉल काफ़ी सेंसिटिव होती है उससे। रेसिस्टेंट टू एल्कलाई, जो क्षारक है उनसे बड़ा प्रतिरोधी होती है इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल, और इनसोल्युबल इन 1% KOH। ये कुछ मुख्य बातें हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की। अगर उसको क्षारक में रखोगे एल्कलाई में तो वो क्या करेंगी? रेसिस्टेंट दिखाएंगी, प्रतिरोध दिखाएंगी। और 1% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो होता है उसमें ये घुलते नहीं है, इसकी जो सेवाल है सेल वॉल वो इनसोल्युबल होती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसका केमिकल कंपोजिशन एकदम अपोजिट है। यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन ओनली 3 से 12% ही पाया जाता है और यहाँ 80% था। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन एंड लिपिड पॉलीसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, लिपोप्रोटीन और लिपिड पॉलीसेकेराइड इसमें
काफ़ी मात्रा में होते हैं। दूसरा डिफरेंस, यहाँ टिकोइक एसिड प्रेजेंट था और ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड अब्सेंट होता है, ठीक, अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं है। और हाई इन लिपिड, यहाँ लिपिड 1 से 4% था और ग्राम निगेटिव में 11 से 22% होता है। सो लिटिल रिस्पॉन्स टू ट्राइफेनिल मीथेन। इसको ट्राइफेनिल मीथेन केमिकल में अगर डाल दो बैक्टीरिया को तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इसकी सेल वॉल नहीं दिखाएगी, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन की मात्रा कम है, लिपोप्रोटीन्स ज़्यादा है इसीलिए। सो सेंसिटिविटी ऑफ टू एल्कलाई, मतलब ये प्रतिरोध दिखाती है और ये संवेदनशीलता दिखाती है किसके प्रति, क्षारकों के प्रति। और ये सोल्यूबल होती है 1% के OH सोल्यूशन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1% सोल्यूशन लोगे आप तो उसमें ये सोल्यूबल होगी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। और अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की तो ये इनसोल्यूबल होती है, ठीक। रेजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी मतलब कठोरता, कितनी कठोर होगी सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वेरी रिजिड ड्यू टू हाई प्रोपोर्शंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा ज़्यादा है, लगभग 80% है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। सेल वॉल इज इलास्टिक, ये कैसी होती है, इलास्टिक नेचर की, मतलब ये लचीली होती है, ज़्यादा कठोर नहीं होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ड्यू टू प्लास्टिक नेचर ऑफ लिपोप्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड मिक्सचर, क्योंकि ये जो लिपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हैं ये थोड़ा लचीले, इनका जो केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा होता है, इसमें बॉन्डिंग ही ऐसी होती है जो ये ज़्यादा रिजिड नहीं, प्लास्टिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक, आपको पता है एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो बैक्टीरिया कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी देखना है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाई ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं, किसमें, पेनिसिलिन पे। अगर पेनिसिलिन में इनको ग्रो किया जाए तो ठीक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में हाई ससेप्टिबिलिटी दिखाते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लो ससेप्टिबिलिटी दिखाते हैं। बात करें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की तो ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इन मैनी स्पीसीज बट रिलेटिवली सिंपल। तो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बहुत ही सिंपल टाइप की होती है। तो ये क्वेश्चन आपको बस इतना ही लिख देते तो पूरे नंबर आपको मिलते, जो कि मैंने करवाया भी है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अल्टरा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अरे भैया इसका शॉर्ट वीडियो में भी हमने एक बताया था आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बाकी एक डिटेल वीडियो में हमने बैक्टीरियल सेल को अलग से पढ़ाया है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स बताए हैं उनमें भी मैंने जिक्र किया है बैक्टीरियल सेल का, तो ये लेक्चर भी आपको मिला होगा, फिर से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए भाई, ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक, एक बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। आपको पता है सबसे बाहर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये वाली जो है ये है सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल होती है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में दो चीज़ें निकलती हैं जो मैंने आपको कई बार हटाया था। एक तो इस तरीके से छोटी आउट ग्रोथ होती है बाहर की ओर, अपवृद्धि, जिसको हम पिलाई बोलते हैं, और एक बड़ी हो जाती है इस तरीके से जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, नीचे भी फ्लैजिला भी दिखेगा। इसमें इस तरीके के देखो कई सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। देखो बैक्टीरिया जो होता है भाई, बैक्टीरिया पहली बात तो ये प्रोकैरियोट है, क्या है, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वो तो होते नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो यहाँ देखिए सिर्फ राइबोसोम, ये पॉलीराइबोसोम का मतलब है कई सारे राइबोसोम आपस में एक पास इकट्ठा हो गए तो उसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ये मिलेंगे। इसके अलावा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं इसमें, ये आपको दिख रहे होंगे। बाकी और ज़्यादा इसमें आपको हो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं और इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, ना आपको गोल्जी बॉडी मिलेंगे, ठीक है, ना तो आपको डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा इसमें। तो ये चीज़ें सभी नहीं होती हैं। जितना इसमें दिख रहा है यही आपको बनाना था और लेबलिंग बराबर करनी थी।
ये जो नाम लिखे हुए हैं, नाम बहुत आवश्यक है क्योंकि लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें मेटाफॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। क्या वो प्रेजेंट होते हैं? मेटाफॉस्फेट, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर होते हैं। ये क्या है? पिगमेंट हैं। ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के पिगमेंट हैं। क्या है? पिगमेंट। जैसे हम प्लांट में और एल्गी में बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल की, वैसे ही इसमें क्रोमेटोफोर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसमें देखो इस तरीके से राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और जनरली 70s टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ये भी बात आपको याद होगी ना। ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में अंतर बहुत होता है, ये तो बात आप जानते ही हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ना तो डिफाइन न्यूक्लियोलस होगी। भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ सिंपल इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है जिसमें ये सब चीज़ें उपस्थित हैं, तो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो बेसल ग्रेन्यूल ऑफ पिलाई, ये जो पिलाई निकली होती है बाहर, ये स्ट्रक्चर जो निकला होता है, यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल होता है जहाँ से ये अपवृद्धि निकलती है। ये है सेल मेम्ब्रेन आपकी जहाँ से पिलाई निकली हुई है, और ये है सेल वॉल जिसको मैं देखो यहाँ पे, ये है आपकी पिलाई जहाँ से निकली, ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। इसके बीच में कुछ खाली जगह पड़ी रहती है, ये वाली, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो मीजोसोम्स दिखाए गए हैं। मीजोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। भाई बैक्टीरिया की तो ये जान है, इसी से रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये रिप्रोडक्शन में भी भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें भी भाग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भाग लेते हैं। ये कैप्सूल वाल दिखाई गई है, कैप्सूल वाल। अब देखो सेल वाल अलग है, कैप्सूल वाल अलग है। सेल वाल के बाहर क्या होता है? ये स्लाइम लेयर है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सिर्फ स्लाइम लेयर प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर के ऊपर इस तरीके से कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल वाल बोलते हैं। और यहाँ पे एक फ्लैजेला निकला है जो कि पिलाई से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पिलाई और फ्लैजेला कहाँ से निकलते हैं? तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ होते हैं। ठीक, ये बेसल ग्रेन्यूल ऑफ फ्लैजेलम दिखाया गया, यहाँ भी एक बेसल ग्रेन्यूल होता है। तो ये है एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल मस्त समझ में आ गई होगी। तो यही आपको लिखना था। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन जू स्पोर्स एंड अपलेनो स्पोर। तो ये भैया फाइकोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। यूनिट थर्ड में फाइकोलॉजी जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का, उसमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, देखते हो भैया क्वेश्चन एसेक्सुअल है, ठीक है हटाओ, कौन देखेगा। हर जगह से क्वेश्चन आएंगे, जितने लेक्चर पढ़े हुए ना हर जगह से एक एक टॉपिक उठ के आता है। तो यहाँ पे आइए हम जू स्पोर और अपलेनो स्पोर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। ठीक, बेसिक चीज़ें अभी बहुत आसान होती हैं, समझा देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि सिर्फ सिंगल सेल या सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में सफल होता है। तो जू स्पोर जो हैं ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। कैसे होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं किसके? एल्गी के। ठीक है, और ये मोटाइल होते हैं, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मोटाइल नेकेड स्ट्रक्चर्स विद टू फ्लैजिला। तो टू फ्लैजिला किसमें होंगे? क्लेमाइडोमोनास में और एक्टोकार्पस में। 4 फ्लैजिला हो सकते हैं जैसे मैक्रोजू स्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स, और मैनी फ्लैजिला किसमें? ओडोगोनियम और वाउचेरिया। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनके एग्जाम्पल याद करना था आपको और लिखना भी था, और जिनमें पेपर होने वाले वो याद कर लें। जू स्पोर जो हैं, जू स्पोर ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, अलैंगिक जनन के, ठीक है, मेथड पढ़ रहे हैं हम ना, तो उसमें जो है जू स्पोर भी आता है। जू स्पोर
मोटाइल होते हैं, मतलब गतिमान होते हैं, चलायमान होते हैं। नेकेड स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनमें फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 2 फ्लैजिला अगर होंगे तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके से इसका जू स्पोर होता है, ठीक ऐसे, और इसमें इसके ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं सेल के, और यहाँ से 2 फ्लैजिला इस तरीके से निकले होते हैं। इक्टोकार्पस जो है इसमें भी 2 ही फ्लैजिला होंगे इसके जू स्पोर में। 4 फ्लैजिला होंगे यूलोथ्रिक्स के माइक्रो जू स्पोर में, जो कि बड़ा जू स्पोर होता है। ओडोगोनियम और वाउचेरिया ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आपको 4 से अधिक 8 तक फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं, ठीक, मैनी फ्लैजिला मिलेंगे। द फ्लैजिला आर यूजुअली इंसर्टेड इंटेरियरली, मतलब टॉप पे होंगे, इंटीरियर पार्ट पे होंगे ना, इंटीरियरली, बट आर लेटरल इन सम ब्राउन एल्गी। अब जब एक्टोकार्पस की बात करोगे तो यहाँ पे ये जू स्पोर है, एक यहाँ पे निकलेगा और एक यहाँ पे निकलेगा, मतलब टॉप पे नहीं निकलेंगे। यहाँ देखो टॉप से निकले हुए हैं और दोनों इक्वल साइज के। क्लेमाइडोमोनास के केस में अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। इसमें कैसे मिलेंगे फ्लैजिला? इसमें जू स्पोर के लेटरल साइड में होंगे, टॉप पे नहीं होंगे, इंटीरियरली नहीं होंगे। एक इस साइड में एक इस साइड में लेटरल होंगे और अनइक्वल साइज के होंगे, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा। बात समझ में आई? द जू स्पोर हैज अ बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो भैया क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं इसमें, एंड एन आई स्पॉट। आई स्पॉट ये स्पेसिफिक चीज है भाई एलगी की, आई स्पॉट और बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। द सेल फॉर्मिंग जू स्पोर इन नोन एज जू स्पोरेंजियम, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी सेल जो जू स्पोर को बनाएगी, या ऐसा स्ट्रक्चर जो जू स्पोर को बनाता है, उसको हम जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजियम। जैसे माइक्रो स्पोर कहाँ बनते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम में। मेगा स्पोर कहाँ बनते हैं? मेगा स्पोरेंजियम में। जस्ट लाइक जू स्पोर भी कहाँ बनते हैं? जू स्पोरेंजियम में। तो ऐसा स्ट्रक्चर एल्गी में एक ग्रो करता है जो कि जू स्पोर को बनाता है, उसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। अगला पॉइंट, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जू स्पोरेंजियम में फॉर्म अ सिंगल जू स्पोर। मतलब अब मान लीजिए कि ये एक क्या है, ये है जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, ठीक है। तो जू स्पोरेंजियम सिंगल सेल है। अब ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही जू स्पोर बनाए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम और वाउचेरिया। ओडोगोनियम और वाउचेरिया, इसमें जू स्पोरेंजियम से सिर्फ एक ही जू स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ एक ही जू स्पोर। अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स एंड ईच सेगमेंट फॉर्म अ जू स्पोर लाइक क्लेडोफोरा। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से डिवीजन हो जाते हैं सेल्स के, ठीक, सेगमेंट बन जाते हैं। तो इसमें देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, कई सारे जू स्पोर बन सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज में स्पोरेंजियम से अलग अलग नंबर में जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं। बात समझ में आई? ओडोगोनियम वाउचेरिया में जू स्पोरेंजियम से सिर्फ एक जू स्पोर बनेगा। वही बात करते हैं क्लेडोफोरा की, तो क्लेडोफोरा एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जिसमें जू स्पोरेंजियम में रिपीटेड डिविजन्स होते हैं बहुत सारे, और सेगमेंट में जू स्पोर कई सारे बन जाते हैं, ठीक है। जितने खंड बन जाएंगे सेगमेंट, उतने ही जू स्पोर फॉर्म हो जाएंगे। जू स्पोर्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड मतलब यन, प्लॉइडी कितनी होगी? सिंगल, और यहाँ डिप्लॉइड होंगे मतलब प्लॉइडी 2 होगी, 2n। दे आर लिबरेटेड बाई डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल और थ्रू अ टर्मिनल पोर। मतलब ये कैसे निकलते हैं? मान लो ये है जू स्पोरेंजियम, इसके अंदर कई सारे जू स्पोर बन गए, कई सारे जू स्पोर बन गए, तो ये बाहर कैसे निकलेंगे? लिबरेशन इनका कैसे होगा? लिबरेशन मतलब लिबरेटेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल। मतलब या तो ये जो वॉल है, ये बाउंड्री, ये तो ये डिजोल्व कर जाए थोड़ी दूर, ठीक, इस तरीके से कट जाए, और ये जो जू स्पोर हैं ये बाहर इस तरीके से बाहर निकल जाए। ये है आपका जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। और ये बाहर जो आपके निकले हैं ये क्या है? ये है जू स्पोर। क्या है? जू स्पोर। या फिर दूसरा इसमें मेथड है,
थ्रू अ टर्मिनल पोर, मतलब एक टर्मिनल पोर यहाँ पे छिद्र होता है, उस छिद्र से निकल जाए। छिद्र तो अलग अलग स्पीसीज में मैकेनिज्म अलग अलग होती है। कुछ में ऐसा होता है कि टर्मिनल पोर होता है तो वहां टर्मिनल पोर से निकलते हैं। बाकी देहेसेंस जो है इनका लिबरेशन वो सेल वॉल के डिसोल्यूशन से होता है। ठीक है, ये इतना पार्ट कंप्लीट। दे आर यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट। ये भैया बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समझो इस चीज को, प्रकृति का खेल समझो। दे आर यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट, मतलब ये मुख्यतया ज्यादातर रात्रि के समय इनका फॉर्मेशन होता है जूस्पोर का। एंड आर लिबरेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और इनका लिबरेशन सुबह के समय में होता है। आफ्टर लिबरेशन, आगे आइए, आफ्टर लिबरेशन, आधा पार्ट इसमें से गायब हो गया है। आफ्टर लिबरेशन हम आगे बता दे रहे हैं आपको, इसमें पार्ट आया ही नहीं है वो। जब ये लिबरेट कर जाते हैं, ठीक, तो लिबरेशन के बाद में, अब भाई ये स्पोरेंजियम थी, इसमें कई सारे जू स्पोर थे, कई सारे जू स्पोर थे। अब वो बाहर लिबरेट कर गए किसी भी मेथड से। मान लो कि सेल वॉल जो थी बाहर, वो उसके थ्रू डिसोल्यूशन के थ्रू बाहर निकल गए। लिबरेशन के बाद में इसमें जर्मिनेशन होगा, वो भी कब? अनुकूल समय में। यहाँ पे लिख लीजिए, लिबरेशन के बाद में इफ टाइम इज फेवरेबल, इफ टाइम फेवरेबल होगा, अगर कंडीशन फेवरेबल होगी, इफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी मतलब अनुकूल अवस्था होगी, तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके फिर से नया एल्गी बनाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब तो यही होता है कि नई स्पीसीज बन जाए, फिर नई स्पीसीज नहीं मतलब नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए। तो ये जर्मिनेट करके फिर से एल्गी बनाएंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशन है, तब क्या करेंगे? तब ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे, और ऐसे ही निलंबित रहेंगे। क्या रहेंगे? निलंबित रहेंगे। फिर जब कभी इनका फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये जर्मिनेट करेंगे। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी होती है लिबरेशन के बाद। तो आई होप आपको जू स्पोर के बारे में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपलेनो स्पोर की, क्योंकि भाई दोनों चीजें पूछा था ना पेपर में, डिफरेंस बिटवीन जू स्पोर एंड अपलेनो स्पोर। तो अपलेनो स्पोर जो होता है ये सेम जू स्पोर के जैसे ही होता है, बस इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजिला जो है वो अब्सेंट होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब ये अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अगतिशील, ये चल नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थलीय शैवाल हैं उनमें पाए जाएंगे, समुद्री नहीं, वाटर वाले नहीं, एक्वेटिक एल्गी में नहीं होंगे। बट सम एक्वेटिक एल्गी, जैसे कुछ हैं, बस एक आधे एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे यूलोथेरिक्स और माइक्रोस्पोरा। तो यूलोथेरिक्स में तो मैंने बताया ही था भैया, इसमें फ्लैजिला कई सारे होते हैं। ठीक, तो अपलेनो स्पोर जो है मैक्सिमम आपको टेरेस्ट्रियल एल्गी में देखने को मिलेंगे, नॉन मोटाइल होते हैं। आल्सो फॉर्म देम ड्यूरिंग drought condition. They differ from zoospores in having a distinct wall and in the absence of flagella. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जूस्पोर और अपलेनोस्पोर में, क्योंकि जूस्पोर में फ्लैजिला है और अपलेनोस्पोर में फ्लैजिला नहीं है, अब्सेंट होता है। और अपलेनोस्पोर में एक डिस्टिंक्ट वाल प्रेजेंट होती है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि जूस्पोर में नहीं पाई जाती है। ईच सेल ऑफ अपलेनोस्पोर में फॉर्म अ सिंगल अपलेनोस्पोर,
और इट्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड टू फॉर्म मैनी अप्लेनोस्पोर्स। तो ये बात जैसे जू स्पोर में था कि मान लो अप्लेनोस्पोर जहाँ बन रहा उसको हम बोल दिया अप्लेनोस्पोरेंजिया, तो उससे एक भी बन सकता है और कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जिसमें उसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करके कई सारे मैनी अप्लेनोस्पोर्स प्रोड्यूस कर सकती हो। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। ये थर्ड यूनिट से था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फाइकोलॉजी से। किससे आया है क्वेश्चन? ये फाइकोलॉजी से आया है भाई, अगेन फाइकोलॉजी से क्वेश्चन आया है। फाइकोलॉजी से यूनिट 3 जो है, यूनिट 3, और उसी से ये भी क्वेश्चन आया है, थर्ड वाला फोर्थ वाला दोनों फाइकोलॉजी से हैं। यूनिट 3 किससे हैं? यूनिट 3। ये दो क्वेश्चन आए हैं उससे। ठीक, अब इसमें पूछा क्या गया है, डिफाइन सिनोबियल कॉलोनी। सिनोबियल कॉलोनी के बारे में बताना है आपको। अब भैया जनरल कैरेक्टर वाला जो हमने लिया था लेक्चर एल्गी का, उसको पढ़े हो? गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताना। भाई सिनोबियल एल्गी वाले में कितने सारे एग्जाम्पल वालबाग से ठोक देते। सिनोबियन कॉलोनी जानते हो? कॉलोनी मतलब कुछ सवाल मैंने बताया था जनरल कैरेक्टर वाले में कि ऐसे एल्गी होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल, जो कई सारे एक साथ समूह बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो आइए भाई इसको भी करवा देते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया था। ये है आपका सिनोबियल। ठीक, पाल्मेलॉइड स्टेज, सिनोबियल स्टेज, हर चीज़ तो बताया था। फिलामेंटस एल्गी, जो लोग रेगुलर क्लास किए होंगे तो उनका पेपर बड़ा अच्छा हुआ होगा। सिनोबियल एल्गी क्या होता है? अ कॉलोनी विद अ डेफिनेट शेप, साइज and arrangement of cells is known as synobium. The number of cells in a synobium is determined at the juvenile stage. तो ये एक अवस्था होती है, ठीक है, एल्गी के जो कॉलोनी है उसकी एक स्टेज होती है। तो अगर नंबर ऑफ स्पीसीज देखना चाहते हो कि उस किसी कॉलोनी में मान लो इस तरीके से बहुत सारे वालवाक्स हैं अपनी कॉलोनी में, तो उनका जो नंबर अगर आपको जांच करना है तो नंबर के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छी स्टेज होती है जुवेनाइल स्टेज। एंड सब्सिक्वेंटली कॉलोनी इंक्रीजेज इन साइज ओनली। सिनोबिया, सिनोबिया एक प्लूरल वर्ड है और सिनोबियम सिंगुलर वर्ड है, ये बात समझ लीजिए। ठीक, सिनोबिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, अगेन इंपॉर्टेंट बात, ऐसा भी हो सकता है कि सिनोबिया गतिमान हो, चलायमान हो, मोटाइल हो, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे वालवाक्स में भी देखोगे आप, और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। इन द फॉर्मर सेल्स आर फ्लैजिलेटेड, जैसे कि पेंडोरिना, यूडोराइना और वालवॉक्स। ठीक, ये एग्जाम्पल है। एंड इन द लेटर विदाउट फ्लैजिला, दैट इज हाइड्रोडिक्टियोन। तो ये नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है। किसका? नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है। और ये तीनों जो हैं वालवॉक्स, यूडोराइना और पेंडोरिना, ये मोटाइल कॉलोनी बनाती हैं। ठीक, सिनोबिया। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही स्ट्रक्चर मैंने क्लास में आपको दिखाया भी था। बहुत मस्त आपको कॉलोनीज की दिख रही होंगी। यहाँ देखिए ये कॉलोनियल एल्गी है। ये है आपका पेंडोराइना। पेंडोराइना में देखो 1 2 3 4 5 6 7 वेजिटेटिव सेल्स दिख रही हैं, 7 वेजिटेटिव सेल्स। अब 7 पेंडोराइना एल्गी एक साथ मिलकर रह रही, तो इसको बोलते हैं सिनोबियल एल्गी। ये सिनोबिया फॉर्म की है, कॉलोनी बना ली है। क्या बना ली है? कॉलोनी के फॉर्मेशन कर ली है। ठीक, इसके चारों ओर, कॉलोनी के चारों ओर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, वो यही सेल्स स्रावित करती हैं, सिक्रेट करती हैं मटेरियल जो चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। और इस तरीके से देखिए सभी का फ्लैजिला बाहर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब देखो ये जो बीच में एल्गी है ये भी अपना फ्लैजिला बाहर पहुंचा दी है। क्यों? क्योंकि भाई चलने में ये भी हेल्प करना चाहती है कि पूरी कॉलोनी आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा भी हेल्प चाहिए। तो जितनी सेल्स होती हैं सब अपने अपने फ्लैजिला से एक साथ में मूवमेंट करते हैं। ठीक, ऐसे ही देखिए यूडोराइना, ये यूडोराइना के फ्लैजिला दिखाए गए, कई सारी नंबर ऑफ सेल्स इसमें हैं। चारों ओर एक बाउंड्री बनी हुई है जिसके चारों ओर ये क्या निकाले हैं? अपनी सुरक्षा के लिए भाई हर एक ऑर्गेनिज्म बाउंड्री बनाता है, वैसे ये भी बनाते हैं, ये भी तो ऑर्गेनिज्म है, भले ही माइक्रोस्कोपिक है लेकिन अपनी सुरक्षा तो सबको प्यारी है।
ये थर्ड वाला आप वॉलवाक्स देख रहे हो जो कि बड़ा ही ब्यूटीफुल देखने में लगता है। डॉटर कॉलोनीज इसकी दिखाई गई है, इसमें भी फ्लैजेला आपको दिख रहे होंगे। ठीक, यहाँ भी फ्लैजेला आपको फ्लैजेला दिख रहे हैं। ठीक, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोडिक्टियोन है जो कि नॉन मोटाइल कॉलोनी, इसमें फ्लैजिला नहीं। ये जो निकले हैं ये फ्लैजिला नहीं है भाई। ये दिखाया गया है कि इधर भी इसी तरीके से सेल्स कई सारी जुड़ी होंगी। ठीक, इस तरीके से यही ये आधी कॉलोनी दिखाई गई ना, संपूर्ण संपूर्ण नहीं दिखाई गई, कंप्लीट। तो ये वेजिटेटिव सेल्स हैं हाइड्रोडिक्टियोन की। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सिनोबियल वाला कि सिनोबियल एल्गी क्या होते हैं, उनका डिफाइन सिनोबियल कॉलोनी और एग्जाम्पल देना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि माइकोलॉजी से है। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से हैं आपके? माइकोलॉजी से। कहाँ से हैं? माइकोलॉजी, जिसमें फंजाई आप पढ़ते हो। तो पहला है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सैकेरोमाइसिस। मतलब जो आपका ईस्ट है उसकी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है राइट सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ सैकेरोमाइसिस एंड पेनिसिलियम। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं। तो सिस्टेमेटिक पोजीशन देखिए यहाँ पे, ये पेनिसिलियम की सिस्टेमेटिक पोजीशन है। ये एस्कोमाइकोटीना में आता है क्योंकि एस्कोमाइसिटीज है। पेनिसिलियम जो होता है ये फंजाई है, आपको पता ही है, और आता है ये एस्कोमाइसिटीज में। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन सिर्फ इसमें बताने वाले हैं। बाकी जब स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे तो सेपरेट लेक्चर, एक सिंगल लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें पूरा कंप्लीट पेनिसिलियम पढ़ाएंगे। ठीक, ये है सिस्टमेटिक पोजीशन इसका। किंगडम होता है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसोटीज भी बोलते हैं। क्लास है प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोटियल्स जिसको एस्परजिलेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एस्परजिलस भी पेनिसिलियम वाले ही सब क्लास और क्लास में आता है। तो ऑर्डर या तो अब बोला जाता है इसको एस्परजिलेस या फिर आप बोल सकते हो यूरोटियल्स। फैमिली है यूरोटिएसी या फिर एस्परजिलेसी। ठीक है, तो ये सिस्टेमेटिक पोजीशन बस इतनी लिखनी थी। यहाँ पे और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पेनिसिलियम कॉमनली नोन एज ब्लू और ग्रीन मोल्ड, इसको या तो ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड इसका कॉमन नेम होता है। हैज ओवर 100 स्पीसीज विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग पेनिसिलियम की 100 स्पीसीज अभी तक ज्ञात हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में, संसार में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। द जीनस डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेनिसिलस which means artist's brush, as the structure of its conidiophore resemble to that of आर्टिस्ट ब्रश। तो ये एक ब्रश होता है जिसके लाइक इसके जो है कोनिडियोफोर्स होते हैं। कोनिडियोफोर में क्या बनता है? कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में स्पीसीज में बताएंगे। तो ये सिस्टेमेटिक पोजीशन थी, कुछ जनरल नॉलेज पेनिसिलियम के बारे में। सेकंड सैकेरोमाइसिस का पूछा गया है आपसे सिस्टेमेटिक पोजीशन, तो भाई उसको भी देख लेते हैं। ये है आपका सैकेरोमाइसिस, ये भी एस्कोमाइकोटीना में ही आता है, एस्कोमाइसिटीज है। ईस्ट जो होता है सैकेरोमाइसिस, ये भी क्या है? एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज है फंजाई। कौन सा फंजाई है? एस्कोमाइसिटीज। देखिए यहाँ पे सिस्टेमेटिक पोजीशन। अब देखिए 1 घंटे का आपका पेपर था और उससे पहले ही मैंने उतने से कम समय में आपको आंसर लिखवा दिया विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप भी इसको आराम से कर सकते थे चीजें। ठीक है, किंगडम है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, बस यहाँ तक सेम है दोनों का, पेनिसिलियम का भी। क्लास है हेमी एस्कोमाइसिटीज और ऑर्डर है इंडोमाइसिटियल्स, फैमिली सेकेरोमाइसिटेसी, सेकेरोमाइसिटेसी। और जीनस और स्पीसीज तो जानते ही हो आप, जीनस है सेकेरोमाइसिस और स्पीसीज सेरेविसी होगी जिसको ज़्यादातर आप पढ़ते हो। कॉमनली नोन एज ईस्ट, तो कॉमन नेम भी पूछा था नीचे। देखो सेकेरोमाइसिस से 3 क्वेश्चन पूछा गया, सेकेरोमाइसिस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इज रिप्रेजेंटेड बाई सम 40
सेप्रोफिटिक स्पीसीज, सेप्रोफिटिक आप जानते हो जो हर जगह सड़ी गली चीज़ों पे उग जाते हैं। तो some 40 saprophytic species found ubiquitously, they are mostly found on media rich in sugar। तो ये जो जहाँ पे मतलब चीनी वगैरह ज़्यादा मिठास होती है वहाँ अपने आप ग्रो कर जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेजिटेबल्स ओरिजिन, मतलब सब्जियों के जो छिक्कल वगैरह हैं सब चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसमें भी सामान्यतः उग जाते हैं ईस्ट, ईस्ट या फिर उसी को सेकेरोमाइसिस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला, सिक्स्थ था जो, छठा क्वेश्चन। अब बचा है बस पांचवा क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ सेकेरोमाइसिस। तो भैया सेकेरोमाइसिस से देखो कितने क्वेश्चन आए हैं ईस्ट से। ये आया क्वेश्चन पांचवा जो कि टोटल डिप्लोन्टिक साइकिल उसी की बताना है। छठे क्वेश्चन में भी दो चीज़ों से पूछा था तो उसमें भी सेकेरोमाइसिस था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है सेकेरोमाइसिस का कॉमन नेम। तीन तीन क्वेश्चन सिर्फ एक ही स्पीसीज पे पूछ लिए गए भाई, जीनस पे। अब देखिए हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, इसके डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की। यहाँ देखिए थोड़ा जो है हो सकता है कि अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो। दो लाइफ साइकिल इसकी हम लेके आए, डिप्लोन्टिक है, ठीक। डिप्लोन्टिक मतलब जानते हो जो द्विगुणित हो। सेकेरोमाइसिस लुडविगी, ये इसकी स्पीसीज है लुडविगी, जिसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में एस्कस विद 4 एस्कोस्पोर, यहाँ पे एस्कस का फॉर्मेशन होगा जिसमें 4 एस्कोस्पोर होंगे। इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 एस्कोस्पोर्स फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बनेंगी 2x, जिनका क्या होगा, इनसे स्पोर्यूट माइसिलियम बनेगा, वो भी 2n होगा। 2x का मतलब डिप्लॉइड क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, ठीक। प्लॉइडी मतलब हिंदी में लिखते हैं द्विगुणित होता है, उसको बोलते हैं द्विगुणित। कैसा होगा, द्विगुणित। समझ में आया। ये जो स्पोर होंगे यहाँ पे एस्को स्पोर, ये हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड होंगे, ठीक। आगुणित, आगुणित। और इनमें दो दो स्पोर्स आपस में फ्यूज करेंगे फिर बनाएंगे डिप्लॉइड सेल्स, द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे। द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका, कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद में ये जो स्पोर्यूट माइसेलियम है, इस माइसेलियम ग्रो करके फिर से सेकेरोमाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिखना चाहते तो लिख सकते थे बस। और इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान पेपर था वैसे, जो जिस क्लास में होता है उसको उसका पेपर टफ ही लगता है हमेशा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर इसको कर लिए होंगे। एक आधा अगर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे पेपर आपके बकाया हैं, वहाँ से आप पूरा कर सकते हो, ठीक। नंबरों को बराबर मैनेज कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है जो स्टूडेंट जिनके पेपर अभी तक नहीं हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आई होप आपको चीज़ें सभी समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से पेपर बनेगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।